नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है और सुनेत्रा ने पदभार संभाला और उसके बाद वो दिल्ली आती हैं। क्या बात हुई महाराष्ट्र राजनीति को लेकर के और मर्जर वाला मुद्दा कितना इफ़ेक्टिव है? वो मुद्दा है भी है या नहीं? उसमें क्या पेच है? इस पर भी बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से परम आदरणीय भाऊ। नमस्कार भाऊ, बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। नमस्कार। भाऊ, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पदभार संभालने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलती हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलती हैं, अलग से मुलाकात होती है उनकी। कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मुलाकात जो है बेमकसद तो होगी नहीं। नहीं, ऑब्वियस है। देखो, अगर वो पहली बार मिनिस्टर बनी है और जिसका मुख्यमंत्री बीजेपी का है, तो प्रधानमंत्री से आकर मिलना, और वैसे भी पार्टी कोई भी हो, जब कोई नया मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री वगैरह बनते हैं, तो आपको याद होगा केजरीवाल हो या और कोई हो, वो भी जाकर मिले मोदी से, प्रधानमंत्री है करके, और होम मिनिस्टर से, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के नेता है और होम मिनिस्टर का हर राज्य से संबंध आता है, तो वो जाके मिलना लाजमी है, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये जो अभी गई है, क्योंकि ये बीच में इनके पति का एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, इसके लिए इनको पार्टी में लाया गया और मिनिस्टर बनाया गया, तो इसलिए आकर मिली है। और इसमें जो पार्टी है वो तो दो फाड़ में चली गई है। एक इनके पति के बगावत के कारण अलग बनी, और दूसरी इनके ससुर जो है शरद पवार, उनके पास है। तो अभी अभी जो चुनाव चल रहे थे, कॉरपोरेशन के हो या जिला परिषद वगैरह, तो उसमें दोनों पार्टियों ने साथ आने के और साथ साथ चुनाव लड़ने का कोई एग्रीमेंट किया था, उस ढंग से उनका हुआ था। तो अचानक से अजीत दादा की डेथ हुई और उसके बाद ये मामला बहुत उछला है मीडिया में कि अब ये इकट्ठा हो गए कि नहीं, क्योंकि जब तक चुनाव चल रहा था तब तक बात सिर्फ सीट के बंटवारे तक थी, या दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे या एक ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, यहां तक सीमित थी। लेकिन अचानक अजीत दादा की डेथ होने के बाद शरद पवार गुट ने मर्जर की बात, विलीनीकरण की, विलय की बात शुरू की, और ये मामला उलझता गया। और इसमें बीच चौथे ही दिन, डेथ के चौथे ही दिन, इनको फटाफट से शपथ दिलाई गई, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक बात साफ है कि एक पार्टी सत्ता में है, जिसकी सुनेत्रा पवार अब उप मुख्यमंत्री बनी है, विधिमंडल यानी लेजिस्लेचर पार्टी की नेता बनी है, और दूसरी तरफ उनकी ही जो अलग पार्टी है, उनके ही परिवार की है, शरद पवार, वो अपोजिशन में। तो अगर दूसरी पार्टी इनके साथ विलय करती है तो उनका भी एक तो एनडीए में उनको आना पड़ेगा, या तो इनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर एनडीए के टॉप मोस्ट नेता मोदी और शाह है तो उनको मिलना जरूरी है, मर्जर के लिए हो या वैसे भी हो, मिलना जरूरी था। और वो समय निकाल कर आ गई, क्योंकि बहुत जल्दी शायद अगले हफ्ते में महाराष्ट्र का भी बजट सेशन शुरू होने वाला है। जी भाऊ, अजीत दादा की दुखद मौत के समय कई सारे सवाल उठे थे, उसमें लाइक मर्जर वाला मुद्दा भी था, जिसे देवा भाऊ ने नकारा था कि ऐसी कोई बात अजीत पवार ने कभी उनके साथ शेयर नहीं की। लेकिन सवाल ये है कि मर्जर वाला जो मुद्दा है, मतलब उसमें पेच क्या है? ये देखो, डेथ हो गई और 24 घंटे में अचानक से मर्जर की बात आगे आ गई। आगे किससे आ गई? तो शरद पवार गुट से आ गई। तो इसलिए इसके इर्द गिर्द जो एक शक का माहौल खड़ा हो गया कि क्योंकि इनके साथ अगर बात हुई भी है तो कहा जाता है कि सिर्फ अजीत दादा अकेले मिलते थे। अजीत दादा की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है, और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष जो है सुनील तटकर है, उनको तक वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था। अजीत दादा इनसे मिलने गए तो जहां तक उनकी जानकारी है, तटकर और पटेल की, तो वो कहते हैं कि सीट के बंटवारे की चर्चा थी, जिसका फोटो दिखाया जा रहा है। अगर
मर्जर की बात होती तो हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता अजीत दादा हमसे कुछ सलाह मशवरा करते, हमको बात बताते कहां तक बात पहुंची है, बात हुई है कि नहीं। लेकिन हमें अजीत दादा ने कुछ इशारा तक नहीं किया था कि भाई दोनों पार्टियों का मर्जर होगा। और इसका और भी एक कारण है, जो 15 जनवरी को कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले थे, अभी तो जिला परिषद हो गए, उसके पहले एक महीना पहले जब 15 जनवरी को कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले थे, तो शरद पवार गुट के जो पुणे सिटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सीट के बंटवारे तक अपोज किया था, ये नहीं चलेगा, हम अगर अलग हुए और हमने कल तक इनको गालियां दी है तो आज अचानक उठकर हम साथ में नहीं आ सकते। ये कहकर प्रशांत जगताप नाम के शरद पवार गुट के जो पूना सिटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो कांग्रेस में तक चले गए। तो उस वक्त भी इस मर्जर की बात नहीं थी, सिर्फ सीट के बंटवारे की बात थी कि दोनों साथ लड़ेंगे और हो सके तो एक ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, तो ये बात थी। तो ये मामला उठा है तो अजीत दादा की डेथ के बाद उछला है। और दूसरी बात कि अजीत दादा के गुट से ये बात कोई नहीं बोल रहा था, शुरुआत ही शरद पवार गुट के लोगों ने की। और जिस ढंग से उस अंत्येष्टि में सुप्रिया सुले का बर्ताव था, उससे शक बढ़ गया कि अजीत दादा की डेथ के कारण अजीत दादा की पूरी पार्टी शरद पवार गुट कब्जा करना चाहता है। क्योंकि एक बात हो गई थी, उसी अंत्येष्टि के रात यानी मौत के कुछ 36 घंटे बाद अचानक से मीडिया में खबरें शुरू हो गई कि सुप्रिया सुले शायद उप मुख्यमंत्री बन सकती है, शायद सेंट्रल में मिनिस्टर बन सकती है, उनके ही शरद पवार गुट के जयंत पाटिल है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी सत्ता में जो नहीं है, जो अपोजिशन में पार्टी बैठी है, उसके लीडर अचानक उनके लिए मिनिस्ट्री के दरवाजे खोल दिया। खोलने वाला कौन है? अगर सेंटर में किसी को मिनिस्टर बनना है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरोगेटिव होता है। अगर स्टेट में किसी को मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, उनका प्रेरोगेटिव होता है। अचानक किसी भी पार्टी का कोई भी उठकर बोलेगा कि इसको मिनिस्टर बनाएंगे, उसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको सेंट्रल मिनिस्टर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक तरीके से शरद पवार गुट से जो जल्दबाजी हो गई, उससे अजीत दादा गुट के जो नेता है उनके मन में शक पैदा हो गया कि भतीजा, शरद पवार का भतीजा है अजीत दादा। तो अजीत दादा की डेथ के कारण अब इनमें कोई घर नहीं, ये परिवार का मामला है, तो मानो परिवार की ही प्रॉपर्टी है पार्टी, तो उसको कब्जा करने के लिए शरद पवार गुट निकला है। ये जो शक पैदा हुआ, वहां से ये कंट्रोवर्सी या जो बवाल है या खड़ा हो गया। भाऊ एक चीज और भी है ना, देखिए ये जो मर्जर वाला मामला है, ये तो मैटर अदालत में है, तो ये बातें उठ कैसे रही हैं? वही तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि मीडिया में इसकी जोर शोर से चर्चा चल रही है, मर्जर होगा कि नहीं, उसकी कितनी बातें हुई थी, उसमें चर्चा क्या हुई थी, उस पर चर्चा बहुत चल रही है। लेकिन इसमें पहला कदम ये होता है, देखो शादी टूटती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो आप एक दिन बोलोगे कोर्ट में याचिका डालकर, एप्लीकेशन डालकर, पिटीशन डालकर कि हमको डाइवोर्स चाहिए, हमको मियां बीवी करके रहना नहीं है, हमको अलग होना है। तो जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद आप इकट्ठा रहने के लिए भी कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। आप बोलोगे एक दिन, नहीं अभी तक खत्म हो गया, हम एक साथ रहना चाहते, मियां बीवी करके रहना चाहते, तो नहीं हो सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। तो इनका भी ऐसा हुआ था कि अजीत दादा ने बगावत की थी और दावा किया था कि पूरी की पूरी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये हमारी है, और जो शरद पवार उसके अध्यक्ष हुआ करते थे उनको हटाकर अजीत दादा ने खुद को और उनके साथी जो थे उन्होंने बहुमत से अजीत दादा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। तो पार्टी में दो फाड़ हो गए, एक ओरिजिनल शरद पवार अध्यक्ष थे और जो मामला दो फाड़ बगावत होने के बाद अजीत दादा ने खुद को अध्यक्ष घोषित किया, उनके साथियों ने उनको सपोर्ट किया और मामला विधानसभा के अध्यक्ष
चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो मामला घर का नहीं बचा है, ना आपस का बचा है, मामला कोर्ट में है। और जहां कोर्ट का मामला होता है वो आप बाहर बैठकर कुछ भी सेटल करोगे तो वो नहीं होता। इसलिए अगर मर्जर होना है, मर्जर की बातें हो रही है, तो उसमें पहला कदम ये होता है कि किसका मर्जर किसके साथ होगा। यानी शरद पवार गुट अजीत दादा गुट में शामिल हो जाएगा या अजीत दादा का गुट शरद पवार के गुट में शामिल हो जाएगा। मर्जर का मतलब क्या होता है? एक पार्टी दूसरे में मर्ज हो जाती है। तो मर्ज होने वाली कौन सी पार्टी है और कौन सी पार्टी में दूसरी पार्टी मर्ज होने वाले, इस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। और अगर ये भी होना है, समझो मान लो कि ये, तो उसमें पहला कदम ये होता है कि भाई हम जो अजीत दादा की पार्टी को इलीगल ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने जो याचिका लगाई है, अर्जी दाखिल की है, वो पहले विड्रॉ करनी पड़ेगी। और वो किसको करनी पड़ेगी? शरद पवार गुट को करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जब लीगल मामला चला उसमें चुनाव आयोग में आर्गुमेंट हो गए, सुनवाई हो गई और चुनाव आयोग ने अजीत दादा पार्टी को असली एनसीपी घोषित किया है। पार्टी का नाम है और चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग ने अजीत दादा के गुट को दिया है, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है और जिसके महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सुनील तटकरे है। दूसरी बात, शरद पवार गुट को अलग चुनाव चिन्ह दिया गया, उनकी पार्टी का नाम अलग है, वो एनसीपी नहीं है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इन ब्रैकेट शरद पवार, यानी एनसीपी एसपी, ये उनका नाम है। तो इसके लिए उन्होंने दावा किया था कि ये टेम्पररी है और हमारे लिए पूरी की पूरी ओरिजिनल एनसीपी और उसका चुनाव चिन्ह वो हमें मिलना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस पर डिसीजन वर्डिक्ट देते हुए गलती कर दी है। ये शरद पवार का दावा है और किसी का नहीं है। तो अगर आप जो ओरिजिनल पार्टी चुनाव आयोग ने मानी है उसमें आप मर्ज होना चाहते हैं, तो आपको पहला आपका जो दावा है, डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट में, वो विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है और यहीं से शक पैदा होता है कि अजीत दादा की डेथ नहीं होती तो ये मर्जर की बात होती या ना होती, चर्चा भी होती या ना होती। तो पहले से चर्चा चल रही थी। अजीत दादा की डेथ 28 जनवरी को हुई, उसके पहले एक ही बात मीडिया में चर्चा में चल रही थी कि दोनों पार्टियां आगे चलकर साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, सीट का बंटवारा करेंगे। कॉरपोरेशन में उन्होंने सीट का बंटवारा किया था, उसमें से कुछ लोग अजीत दादा के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। और अभी जो झेडपी का चुनाव हो गया, जिला परिषद और ब्लॉक, जिसको क्या बोलते हैं, तहसील पंचायत हमारे यहाँ बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे शरद पवार गुट के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, वो अजीत दादा के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। लेकिन उनका काउंटिंग कहाँ होगा? काउंटिंग होगा कि ये अजीत दादा गुट के हैं, वो शरद पवार गुट के नहीं माने जाएंगे लीगली। ये सब मामला लीगल होता है और लीगल मामला हमने घर में भाई इसके थाली का उठा के लड्डू उसके थाली में डाल दिया, इस ढंग से पॉलिटिक्स या कानूनी कार्रवाइयां नहीं चलती, ये पहले समझना चाहिए। इस पर जो चर्चा कर रहे हैं उनका दिमाग भी मुझे लगता है कि जंग चढ़ गया, समझ नहीं पाते कि किस बात पर बोल रहे। तो अगर शरद पवार गुट के नेता अगर जोर शोर से बोल रहे हैं तो उनको ये पहला खुलासा करना पड़ेगा कि जिंदा थे तब अजीत दादा से आपकी बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जो केस है उसके मामले में आपने क्या तय किया था? क्या आप जिसका ओरिजिनल रिकॉग्निशन है अजीत दादा का, क्या उसमें शरद पवार का गुट मर्ज होने वाला था? और इसके लिए शुरुआत कहां से होती है? पहले आपने अजीत दादा की लीडरशिप और उनका नाम पर एक डाउट पैदा किया था, उसका दावा किया था, इसके खिलाफ आपने कोर्ट में अर्जी दी है, वो विड्रॉ करने से ये मर्जर क्या प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है। लेकिन उस पर तो कोई ना बोल रहा है, ना इस गुट का बोल रहा है, ना उस गुट का बोल रहा है, ना मीडिया में कोई बोल रहा है। मुझे अजीब लगता है कि ये मर्जर ये जो बकैती चल रही है, इनको पता नहीं है लीगल मामला क्या होता है। इतनी आसान बात नहीं होती।
10-10, 15 साल, 20 साल साथ में रहे, मियाँ बीवी होते, पति पत्नी होते, उन्होंने भी अगर डाइवोर्स का फॉर्म भरा है, अर्जी दर्ज की है, तो उनको फिर इकट्ठा होने के लिए भी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें दो एनसीपी साथ में आने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी आपको देखनी पड़ेगी, उनका क्लियरेंस लेना पड़ेगा, और वो क्लियरेंस तो प्रधानमंत्री नहीं देते, ना कि होम मिनिस्टर देते। लेकिन भाऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जब मुलाकात करती हैं सुनेत्रा जी, तो उस दौरान उनके बेटे पार्थ और जय, इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी साथ थे। तो इसको लेकर के अब मैं समझना चाहती हूँ कि क्या इस मुद्दे पे बात हुई होगी? नहीं, मुद्दे की बात नहीं है। एक बात साफ है कि अगर जो गठबंधन दिल्ली के सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, जो गठबंधन राज्य की सत्ता में है, उसके अगर सुप्रीम लीडर अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, तो उनसे मिलना जरूरी था, और इसलिए वो गई है। जब उनको चुना गया, उनकी पार्टी की लेजिस्लेटर पार्टी की नेता, और इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वही गठबंधन की भी सरकार महाराष्ट्र में है, तो उसके सुप्रीम लीडर को मिलना जरूरी है। अब वो जाएगी तो अभी राजनीति में नहीं है, तो उनके दो बेटे जो उम्र में बड़े हैं, 35-40 साल के वगैरह है, तो वो तो साथ आएंगे। उसके साथ साथ उनकी पार्टी के अजीत दादा के समय के दो सीनियर लीडर्स है, एक प्रदेश अध्यक्ष है सुनील तटकरे, और दूसरे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है जिनका नाम प्रफुल्ल पटेल है, वो भी आएंगे, तो आए थे। और दूसरी और एक बात है कि अब उनको बारामती में जो अजीत दादा के डेथ के कारण सीट खाली हुई है, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब वो चुनाव लड़ना है, या उस चुनाव के लड़ने से पहले या अगले 6 महीने में उनको राज्यसभा की वो सदस्य है, वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। शायद वो उनको मिलने के बाद उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष हुआ करते हैं, उनसे भी मिली होगी। अब रिजाइन किया कि नहीं मुझे पता नहीं, और जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने में उनको रिजाइन करना पड़ेगा। बारामती में विधानसभा पोल बायपोल में उपचुनाव में अगर वो चुनकर भी आती है, तो वो राज्यसभा की भी सदस्य रह सकती है और विधानसभा की सदस्य रह सकती है 6 महीने के लिए। आपको याद दिलाता हूं, एक बात थी, मेरा ख्याल है 98 की बात है, जब गिरिधर गोमांगो नाम के ओडिशा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो एक्चुअली लोकसभा के सदस्य थे, और उनको कांग्रेस ने उड़ीसा में जेबी पटनायक की जगह मुख्यमंत्री करके लाया था। तो वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने लोकसभा से रिजाइन नहीं किया था, क्योंकि 6 महीने नहीं हुए थे। तो जब वाजपेयी गवर्नमेंट पर 98 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 98 या 99 होगा शायद, एक साल इधर उधर हो सकता है, क्योंकि 2 बार हो गया था। 98 में भी लोकसभा बर्खास्त हुई, 99 में भी हुई, मुझे वो साल परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन उस वक्त गिरिधर गोमांगो ने लोकसभा में बैठकर वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया था, जबकि वो प्रैक्टिकली ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। तो आज अगर सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सदस्य है और बिना एमएलए होते हुए, एमएलसी होते हुए महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री है, तो उनको उपचुनाव लड़ना पड़ेगा, विधानमंडल का सदस्य होना पड़ेगा। लेकिन वो भी होने के बाद उनको जल्दबाजी में रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो शायद आज गई, इसका मतलब आज ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा राज्यसभा के अध्यक्ष को दिया होगा, ऐसे मैं नहीं मानता, क्योंकि वो खबर अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी है। तो ये भी कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री से मिलकर, राज्यसभा के अध्यक्ष से मिलकर, मेरा ख्याल है एक समय तो वो राज्यसभा में टेम्पररी कुछ घंटों के लिए अध्यक्ष बनकर भी बैठी है, तो वो बात होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि उनको जाना जरूरी था, और वो गई है, और बिल्कुल ढंग से वो अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, बकैती नहीं करती, वो बात अलग है, बातें नहीं करती,
अब तक उन्होंने फुल लेंथ कोई स्टेटमेंट नहीं किया है और करने की जरूरत भी नहीं। मैं मानता कि मीडिया के साथ बोलना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो जो जिम्मेदारी है, आपको याद होगा कि उन्होंने शपथ ले ली, उसके बाद दूसरे ही दिन उन्होंने कराड़ में जाकर यशवंतराव चौहान की जो स्मृति स्थली है वहां जाकर अपना रिस्पेक्ट दिखाया था। उसके बाद उनके ही साथ अजीत दादा के साथ जिनकी डेथ हो गई, जो उनके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उनको भी घर जाकर उनकी पत्नी का सांत्वन किया था। तो उप मुख्यमंत्री और पार्टी की सबसे बड़ी नेता बनकर वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही ढंग से निभा रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने भाऊ बिल्कुल सही कहा कि वो बिल्कुल सही तरीके से अपनी ये इस पारी को स्टार्ट कर रही हैं। लेकिन शरद पवार तो इस समय जो है बीमार है। कुछ सवालों से बचने के लिए क्या उन्होंने बीमारी ओढ़ी है? क्या चल रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। देखो, उनकी उम्र ज्यादा है, उनको बहुत सारी बीमारियां है, तो हो सकता है अभी जिस दिन अजीत दादा की डेथ हुई थी तो उनका एक वीडियो आया था कि इसका पॉलिटिक्स मत करो, ये एक्सीडेंट है, ये कोई घातपात नहीं है। ये उन्होंने खुद वीडियो बनाकर डाला था। तो उस वीडियो को आप देखो तो आपको पता चलेगा कि उनको बात करने में भी तकलीफ होती है। उनके फेफड़े में कब भरा हुआ है, तो उनको सांस लेने में तकलीफ थी। जिस ढंग से उनको बारामती से पूना में लाया गया, एक बड़ा नामवंत अस्पताल है, उसमें भर्ती कराया गया है। तो मैं नहीं मानता कि इनकी बीमारी में कोई पॉलिटिक्स है। ऐसी खबरें चलाई जाती है। आज का आपको मालूम है, खबर कोई कुछ भी चलाता है। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उनकी उम्र देखो 86 है, 86 उम्र हो गई है उनकी, 85 86। तो छोटी उम्र नहीं। मैं उनसे भी 8 साल छोटा हूं, लेकिन मुझे भी, मैं थक जाता हूं ना, तो इसमें शक लेना गलत लगता है मुझे। बहुत बड़ी बात की आपने भाऊ। लेकिन एक चीज और समझना चाहती हूँ, बुधवार को पहली बार बीएमसी को बीजेपी की महिला मेयर मिली है, रितु तावड़े। अब इससे आगे क्या? आगे कुछ नहीं। आगे अभी जो अपोजिशन में बैठे उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगले 3 साल कोई बड़ा चुनाव नहीं है, तो 3 साल करेंगे क्या? देखो, अपोजिशन में रहते हैं वो सब चुनाव नहीं है। अभी जो चुनकर आए वो कॉरपोरेशन चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन जो चुनकर नहीं आते, ऐसे लोग जो होते हैं या पार्टियां होती है, उनको रास्ते पर उतरना पड़ता है अपनी फाइट जमाने के लिए। लोगों के इश्यूज, लोगों के मुद्दे लेकर आंदोलन करना पड़ता है। जो आज कांग्रेस हो, शरद पवार गुट हो, शायद वो मर्ज हो जाएगा जो कुछ है, लेकिन उद्धव ठाकरे का गुट है, राज ठाकरे की पार्टी है और कांग्रेस है। उनको अगले 3 साल चुनाव की राजनीति नहीं करनी है। तो लोगों के मन में, जनमानस में अपना प्रभाव खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत घर में बैठकर नहीं होती, रास्ते पर उतरना पड़ता है, लोगों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की समस्या जानकर उस समस्या पर आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार को वो समस्या का समाधान करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। तो ये काम बिल्कुल थैंकलेस जॉब होता है, थकना होता है और हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है नहीं। 3 साल का जो टाइम है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। और 3 साल के बाद भी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये बाकी विधानसभा, वो स्थानीय इकाई के चुनाव तो 4 साल से 5 साल तक और लंबे हैं। 3.5 साल कोई भी चुनाव नहीं है, तो आंदोलन आप खड़ा करोगे तो वो सस्टेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इन पार्टियों पर बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अगले 3 साल वो अपनी पार्टियां कैसे चलाएंगे। और चलाने का एक ही तरीका है, आंदोलन। रास्ते पर उतर जाओ, घर से बाहर निकलो। और कांग्रेस और उबाठा शिवसेना के जो नेता है वो घर से बाहर नहीं निकलते, ये पिछले 3 सालों में हमने देखा है। अभी अभी जो विधानसभा हो या कॉरपोरेशन हो या स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो,
उसमें हमने देखा कि सत्ता में बैठे एकनाथ शिंदे हो, अजीत दादा हो या देवेंद्र फडणवीस हो, वो 15 दिन में 50-50 मीटिंगें कर रहे थे, लेकिन कोई भी सरकारी जिम्मेदारी ना होते हुए, सत्ता से बाहर होते हुए उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे ने कुल मिलाकर 10 मीटिंगें नहीं की, तो ये रास्ते पर उतरकर आंदोलन क्या करेंगे? तो मैं मानता हूं कि बाकी जो पार्टियां है महाराष्ट्र की, उनके सामने अगर सबसे बड़ा सवाल अगर क्या है, तो अगले 3-3.5 साल पार्टी जिंदा रखे तो कैसे रखे। लेकिन बाबू, इसके साथ एक सवाल और भी जुड़ा हुआ है ना, कि हमने देखा, आप भी समझते, आप तो वहीं बैठे हुए हैं, शरद पवार सत्ता से दूर नहीं रहे कभी भी, तो अब वो भी कुछ करेंगे ना? देखते उनकी तबीयत अब आज खराब है, उम्र ज्यादा हो गई है, तो वो रास्ते पर उतरकर आंदोलन करना उनके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। जो उनसे उम्र में कम है, फिर वो कांग्रेस का हो या उद्धव की शिवसेना का हो, जो कोई लीडर है जो 50-60 के आसपास है, उनको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। इवन सुप्रिया सुले को उतरना पड़ेगा। अगर उनकी पार्टी की हम देखें तो जो भी अपोजिशन में पार्टियां है उनको रास्ते पर उतरना पड़ेगा, और जिनकी उम्र 60 के आसपास है ज्यादा से ज्यादा, वही रास्ते पर उतर सकते हैं। शरद, अब इस उम्र में आप बोलोगे कि शरद पवार मुझे कंधे पर बैठा कर लेके जाए, तो बेशर्मी की बात होगी। कोई भी अगर अपोजिशन की पार्टियां सोचेगी कि भाई शरद पवार हमको इस समस्या से निकाल पाएंगे, उठा कर लेके जाएंगे, तो मुझे वो बिल्कुल गलत लगता है, गलत लगता है। इस उम्र में उन पर ये अन्याय होगा, उनसे एक्सपेक्ट करना भी शरद पवार पर अन्याय है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि शरद पवार कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो करना चाहेंगे। जब तक इनका दिमाग चल रहा है, उनको कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करना है, वो रिटायर नहीं होना चाहते, लेकिन फिजिकली भी उनकी क्षमता देखनी पड़ती है। अपोजिशन में आप रहते हो तो आपको फिजिकली कष्ट उठाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करने की उम्र शरद पवार के पास नहीं है। वो उम्र के रॉन्ग साइड पर है आज। हाँ, एक बात है, अगर उनका मार्गदर्शन लेकर ये अपोजिशन पार्टियां कुछ करना चाहती है तो शरद पवार उनको मदद करेंगे, क्योंकि ये पुराने चावल है, उनके पास 6 दशकों का पॉलिटिक्स का अनुभव है, और वो छोटी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में पॉलिटिक्स कैसे करना, उसका गाइडेंस शरद पवार कर सकते हैं। वो अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं अपोजिशन के पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन क्या उनके मार्गदर्शन में ये लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, राजी है? मुझे नहीं लगता, ना दिखाई दे रहा है। अगर होता तो जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, कॉरपोरेशन हो, ऐसे चुनाव में ये जोर शोर से उतरते अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन जब चुनाव भी सामने है, चैलेंज सामने खड़ा है, तो मुझे एक चुटकुला याद आता है। 2 आलसी लोग, लेजी लोग किसी बेर के पेड़ के नीचे पड़े थे, तो उसमें एक बेर नीचे गिर गया पका हुआ, तो एक दूसरे को बोलता है, यार ये बेर पका हुआ लगता है, मैं खाना चाहता हूं, जरा मेरे साइड में ढकेल दो। तो दूसरा बोलता है, क्या बात कर रहे हो, आधे घंटे से एक गधा मेरा गाल चाट रहा है, मैं उसका नहीं हटा पाया, तो मैं बेर क्या ढकलूंगा। इस ढंग का जब अपोजिशन है तो उसको मार्गदर्शन करके भी फायदा क्या है। अपोजिशन की जो हालत है हम देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये 3.5 साल अपनी पार्टियां 2029 के लोकसभा चुनाव तक सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बात है, अगर इन पार्टियों में नए कुछ करना चाहने वाले लीडर्स आगे आ जाए, जिनके मन में कोई महत्वाकांक्षा, एम्बिशन है, वो अगर सामने आ जाए, तो फिर से ये पार्टियां उभर सकती है, लेकिन बिना मेहनत के तो नहीं उभरेगी। और इसलिए अपोजिशन का पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो कि पिछले 10 साल से गुजरात में किसी भी अपोजिशन के पॉलिटिक्स की खबर तक नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता महाराष्ट्र की खबरें भी नेशनल पॉलिटिक्स से ओझल होते जाएगी,
क्योंकि ये जो आज लीडरशिप दिखाई दे रही है वो बिल्कुल लेजी है, वो कुछ करना नहीं चाहती। बहुत सही कहा आपने बाबू, और बहुत बड़ी बात की आपने आज की पॉलिटिक्स के ऊपर। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।